एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? एज यू कैन सी आज जो हमारा है प्रैक्टिस सेशन नहीं होने वाला है। आज जो है हम थोड़ा थ्योरी सेशंस करेंगे। कुछ टॉपिक्स है जिस पर स्टूडेंट की काफी डिमांड थी, तो वो टॉपिक्स मैं लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको नहीं पता है उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा प्रैक्टिस कोर्स या मेन कोर्स है कब से स्टार्ट हो चुका है। सिलेबस हमारा ऑलरेडी डन है, सिलेबस ऑलरेडी डन हो चुका है। अब हम यूनिट वाइज प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हैं। उसमें मेनली हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अभी कर रहे हैं। लगभग 6 से 7 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट टॉपिक वाइज। उसके बाद हम यूनिट वाइज और फिर अगर होगा हमारा आगे एज पर स्टूडेंट डिमांड हमारा रिविजन सेशंस भी रहेंगे। तो आज का भी हमारा सेशन होने वाला है। आज का सेशन का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो यूनिट नंबर 3 है उसको बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे उसका एक पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, साथ ही साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिसमें हम बुलियन एलजेब्रा और ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें एलजेब्रा दिया गया है रूट्स ऑफ इक्वेशन वाला। उसके बाद इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन दिया गया है। उसके बाद लॉजिक से और लॉजिक और प्रपोजिशन से रिलेटेड टॉपिक से हमारे गेट्स दिए गए हैं। तो इस तरह इसको बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन। बाकी जो यूनिट्स है हमारी वो हम कहीं ना कहीं अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर हमारे सेट या नेट के सिलेबस में पढ़ते हैं। बट ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे लिए सबसे नया है, क्योंकि ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐड हुआ है। उससे पहले हमारे ग्रेजुएशन के सिलेबस में ये ऐड नहीं था, बट अब ये ऐड कर दिया गया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे इसको पढ़ाना है। तो आज हम कुछ मैथमेटिशियंस के ऊपर बात करने वाले हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इस यूनिट में से डेफिनेटली हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे भी कुछ बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जिन मैथमेटिशियंस के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है बोधायन। इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन हमारे सिलेबस में मेंशन है ये बोधायन। तो सबसे पहले इनका टाइम पीरियड देखेंगे, उसके बाद इनका क्या कंट्रीब्यूशन है और इनका कंपैरिजन विद अदर मैथमेटिशियन। इन्हीं के टाइमलाइन में या फिर इन्होंने जिस एरिया में वर्क किया है उस एरिया में अगर कोई मॉडर्न मैथमेटिशियन है तो उनसे इनका कंपैरिजन और इनके द्वारा लिखी गई बुक्स वो सारा ही हमसे पूछा जाता है। तो हम एक एक करके सभी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम इनको की पॉइंट की तरह याद करेंगे ताकि आपको ज्यादा थ्योरी पर बर्डन ना लगे। सबसे पहले ये किस टाइम पीरियड के वो देखना जरूरी है। ये है वैदिक टाइम पीरियड के, यानी वैदिक कालीन मैथमेटिशियन है। इनका टाइम पीरियड भी हमें पता होना चाहिए किस टाइम के ये वैदिक कालीन है। पेपर बाइलिंगुअल आता है तो आप क्या है इंग्लिश में सजेस्ट करूंगी कि ये जो टॉपिक है ये आप हिंदी में पढ़े, क्योंकि हिंदी में आपको कंटेंट अच्छे से और ज्यादा क्लियर मिल पाएगा। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी क्योंकि आप देख सकते हैं इंडियन मैथमेटिशियन है तो हमें संस्कृत की टर्म है ना, हमें प्योर हिंदी की टर्म्स भी पढ़नी पड़ेगी जिनकी स्पेलिंग में हम प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप हिंदी में पढ़ें इन टॉपिक्स को, क्योंकि पेपर में तो दोनों ही आते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये वैदिक कालीन गणितज्ञ थे, और पहले वैदिक कालीन जितने भी गणितज्ञ होते थे, सभी ऋषि भी होते थे, आप जानते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्हें स्पेशली जियोमेट्री के लिए जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ज्यामिति के साथ साथ इन्होंने कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स यानी निर्माणात्मक गणित में भी इन्होंने काम किया है। कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स, निर्माणात्मक गणित में इनका काम है। इंग्लिश में कहेंगे कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिक्स, कंस्ट्रक्टिव मैथ्स है ना, मैथमेटिक्स आप लिख लेंगे। इसमें इनका सबसे पहला योगदान है। सबसे फेमस इन्हें किसके लिए जाना जाता है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम के लिए इन्हें जाना जाता है, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम है जिसका हम यूज करते हैं, हिंदी में कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से पहले भी इनका एक बोधायन का एक रचना है, एक ग्रंथ है शुल्ब सूत्र, जिसे कहा जाता है बोधायन का शुल्ब सूत्र। उस बुक में पाइथागोरन प्रमेय को अलग फॉर्मूले में दिया गया है पाइथागोरस से कई साल पहले। तो शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय की ट्रेसेस मिलते हैं, जो क्या होती है हमारी
पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर परपेंडिकुलर, आई मीन हिंदी में कहा जाए तो कर्ण, लंब और आधार। ये होता है हमारा लंब, ये होता है आधार विच इज बेस, और ये होता है हमारा कर्ण विच इज हाइपोटेनियस, और ये है लेंथ यानी लंब, परपेंडिकुलर भी कहा जाता है इसे। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम को पाइथागोरस से पहले ही शुल्ब सूत्र में इसके प्रमाण मिलते हैं कि वहां पर हम इसका पहले ही यूज कर चुके हैं। तो आपको एक ग्रंथ पता होना चाहिए, इन्होंने लिखा था शुल्ब सूत्र, बोधायन का शुल्ब सूत्र इस नाम से ये जाना जाता है। सबसे फेमस है ये, जैसा कि कंपैरिजन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसके अलावा इनके जो शुल्ब सूत्र में है उनमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है शुल्ब सूत्र में, शुल्ब सूत्र स्पेलिंग पे आप मुझे नहीं लगता स्पेलिंग मुझे लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही अलग तरीके से लिखा जाता है इंग्लिश में, ये प्योर संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन रहेंगे इसलिए। तो ये इनका ग्रंथ है, ये इनकी बुक है, क्या है ये बुक है, ग्रंथ है इनका शुल्ब सूत्र। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें मिलती है रेखाएं, समकोण, जियोमेट्री की, जैसा कि मैंने आपको बात करी, रेखाएं यानी लाइंस, समकोण यानी राइट एंगल्स, ट्राइंगल्स देखने को मिलते हैं हमें, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सभी के फॉर्मूलाज, एरियाज, इन सब के ऊपर क्या है वर्क किया गया है ना। ज्यामिति के सारे इन्होंने अध्ययन किया है। और इनको इंग्लिश में लिखूं मैं, लाइन, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और इन जनरल ट्राइंगल, और हमारा स्क्वायर, इन सभी के ऊपर इन्होंने वर्क किया है। सॉरी, और जिस पार्ट में है ना, इस बुक के जिस पार्ट में इन्होंने इन सबके ऊपर वर्क किया है, इनके एरिया के ऊपर, इनकी लेंथ के ऊपर, उसका नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है उसका, कल्पसूत्र। कल्प, अब देखिए हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कल्पसूत्र को कल्पसूत्र ही कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश जब आएगी तो स्पेलिंग आएगी, तो स्पेलिंग में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हिंदी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन है। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है जो आपको याद रखना है, जो है मोस्ट फेमस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम शुल्ब सूत्र में पहले से ही रिटर्न है, बाद में इसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, ठीक है। अब इन्होंने कितने टाइम पहले दिया था वो भी देख लेते हैं, कंपैरिजन बहुत जरूरी है, यही लिखती हूं मैं। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है जो शुल्ब सूत्र में कितने साल पहले है, कम से कम 200 से 300 साल पहले, 200 पाइथागोरस आए उससे 200 से 300 साल पहले ही हमने क्या है शुल्ब सूत्र में इसको लिख लिया था। एक फॉर्मूला है, काफी फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा। वो फॉर्मूला अभी आपको याद रखना मे भी नॉट इंपॉर्टेंट हो, बट इंटरव्यू पर्पज से आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए, तो ये है बोधायन। और भी इनके बारे में जानते हैं, और इन्होंने अदर क्या वर्क है इनका, अदर वर्क भी हमें देखना पड़ेगा। अन्य योगदान क्या क्या है इनका, अन्य योगदान देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने वर्ग से, इन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स दी हैं। वो क्या है, वर्ग से आयत बनाना, वर्ग से आयत बनाना मतलब स्क्वायर से रेक्टेंगल बनाना, और फिर इसका कॉन्वर्स भी, आयत से रेक्टेंगल और रेक्टेंगल से सॉरी वर्ग से आयत और आयत से वर्ग, स्क्वायर से रेक्टेंगल और रेक्टेंगल से स्क्वायर, ये इन्होंने बनाना, कन्वर्ट करना, आई मीन ये इसमें काम देखने को मिलता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, कलर चेंज करके लिखती हूं मैं, रूट टू का सन्निकट मान मतलब एप्रोक्सीमेट मान इन्होंने बताया था। अच्छा, अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे कैलकुलेटिव टूल्स है, लेकिन उस समय में सोचिए, वैदिक काल की बात हो रही है, उस समय में ना हमारे पास कोई कैलकुलेटर था, ना हमारे पास कोई मॉडर्न मेथड थी। उन टाइम पे भी दशमलव मतलब डेसिमल के बाद इतने इतने नंबर तक इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन करना वो बड़ी बात है, इसलिए हमें ये याद रखना है। तो रूट 2 का सबसे अप्रोक्सीमेट या नियरेस्ट मान अगर हम कहें, नियरेस्ट वैल्यू, इन्होंने सटीक वैल्यू इन्होंने रूट 2 की बताई थी।
उसके बाद प्रैक्टिकल जियोमेट्री, इनके ग्रंथ में हमें प्रैक्टिकल जियोमेट्री, जैसे हम जियोमेट्री तो पढ़ते ही हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया हमने, स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, इन सबका यूज इन्होंने किया था इनके टाइम पीरियड पे। वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? यज्ञ की वेदिकाओं में, मतलब जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ रिचुअल होता है, आपको पता होगा, वहां पर मैथमेटिक्स का इन्होंने प्रैक्टिकल यूज किया है, मतलब उसमें यूज किए जाने वाली जो लकड़ी है, उसकी लेंथ, उसकी मेजर, उसकी मोटाई, और भी सारी जो होती है, यज्ञ की वेदिका बनाई जाती है, कुछ ईंटों से बनाया जाता है, उसकी लेंथ, उसकी मेजर, वो सब प्रैक्टिकल जियोमेट्री इन्होंने वहां पर यूज करी है मैथमेटिक्स की। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये की वर्ड है ना, यज्ञ और वास्तु निर्माण में, यज्ञ की वेदिकाओं में, ये गणित के प्रैक्टिकल यूज इन्होंने उस टाइम पे किए जाते थे। इस तरीके से हम शुरू से मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल यूज से ही पढ़ते आए हैं, तभी तो हमारी मैथमेटिक्स इतनी डेवलप्ड है। हालांकि टाइम के साथ साथ क्या है, हमने इन्हें पढ़ना छोड़ दिया है, विच इज नॉट फेयर। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है भारतीय ज्ञान परंपरा से इसको जोड़ा गया है ना। जितने भी एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस है, उन सभी को हम साथ में पढ़ेंगे, उनके वर्क को कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सा वर्क कर रखा है। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। अगले जो हमारे मैथमेटिशियन है वो है माधवन ऑफ संगम ग्राम, है ना, इनको पूरा यही नाम है इनका, संगम ग्राम के माधवन, संगम ग्राम के माधवन। ठीक है, स्पेलिंग पे ना जाए आप, स्पेलिंग आप पढ़ भी नहीं पाएंगे ढंग से, है ना, जो नाम है वही पढ़े। माधवन या माधव कहा जाता है इनको, माधवा नहीं है वो, या तो माधवन या माधव, संगम ग्राम के माधव कहा जाता है। संगम ग्राम इनके विलेज का नेम था, और इनके विलेज को इन्हीं के नेम से जाना जाता है, या इनको इनके विलेज के नेम से जाना जाता है, जो भी हम कह सकते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है ये, क्यों फेमस है? क्योंकि केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी, है ना, ये ऑब्वियसली इनका बर्थ प्लेस केरल का संगम ग्राम है ना, इस विलेज में इनका बर्थ हुआ है, संगम ग्राम केरल का। अब कब हुआ था वो भी देख लीजिए, ईयर है लगभग 1340 ईस्वी, है ना, लगभग, और 1340 से 1425 ईस्वी तक ये इनका लगभग टाइम पीरियड रहा है इनका। ओके, मतलब मिडाइवल पीरियड है इनका, मध्यकाल है, मिडाइवल पीरियड। आपको ये पता होना चाहिए किस पीरियड से ये बिलोंग करते हैं, मिडाइवल। ओके, तो ये है संगम ग्राम के माधवन। ऑब्वियसली ये केरला में इनका जन्म हुआ था, तो वहां इन्होंने केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो है उसमें इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, एक तरीके से संस्थापक ही माने जाते हैं केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये कैलकुलस के वर्क के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि माधवन ने मोस्ट ऑफ द वर्क एस्ट्रोनॉमी या केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, इस तरीके से कहा जाना चाहिए, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। अब इनके इस पोस्टर में जो जो कीवर्ड लिखे हैं आप वो पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? इंडियन मैथमेटिशियन, ये यहाँ पर लिखा है 1340 वो मैंने, गोलाविद यानी मास्टर ऑफ स्फेरिक्स, जो स्फेयर होता है हमारा, स्फेयर पता है ना आपको क्या होता है, जिसको हिंदी में गोला बोला जाता है, तो संस्कृत में इनको गोलाविद, उस समय से गोलाविद यानी मास्टर ऑफ स्फेरिक्स कहा जाता था, मास्टर ऑफ स्फेयर यानी गोला, स्फेरिक्स कहा जाता है इनको। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है, इनका कैलकुलस में बिल्कुल इतना वर्क है इनका कैलकुलस में, एक मिनट, अगला जो इनका वर्क है मेन वर्क वो है हमारा कैलकुलस। इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज पर बहुत वर्क किया है। देखिए इनका वर्क है कैलकुलस में, कैलकुलस मेन है इनफाइनाइट सीरीज जो हम बनाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज, जिन्हें आज हम बोलते हैं न्यूटन लेबनिज सीरीज। तो न्यूटन लेबनिज सीरीज, है ना, न्यूटन और लेबनिज से, न्यूटन और लेबनिज से लगभग 300 साल पहले ही, 300 वर्ष पहले ही इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज में वर्क करना शुरू कर दिया था, यानी कहूं वर्क कर दिया था। ठीक है, न्यूटन और लेबनिज। अब ये जो ईयर है न्यूटन, इनका जो बर्थ ईयर है वो न्यूटन और लेबनिज से लगभग 300 साल पहले ही इनका वर्क ईयर है। उतने साल पहले ही इन्होंने क्या किया था, इनफाइनाइट सीरीज पर इन्होंने
डेवलपमेंट पूरा कर दिया था अच्छे से। इनकी सबसे ज्यादा फेमस है पाई के लिए जो इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज दी है वो, विच इज √12, ठीक है, समेशन -1 की पावर आयोटा 2 आयोटा +1 3। अच्छा आई आई आयोटा नहीं है, ये आई है, मतलब है ना, आई वेरी कर रहा है। आई कहां से वेरी कर रहा है? 0 से इनफाइनाइट तक। तो ये पाई के लिए जो इनफाइनाइट सीरीज इन्होंने दी है, ये कितने टाइम पहले दे दी है? न्यूटन और लेबनिज से लगभग 300 साल पहले ही इन्होंने दे दी थी। तो मास्टर ऑफ स्फेरिक्स कहा जाता है इन्हें। और इन्हें कंपेयर किससे करेंगे हम? न्यूटन और लेबनिज से। कंपेयर नहीं करेंगे, देयर इज नो कंपेरिजन, है ना। मैं बिल्कुल अपने वर्ड वापस लेती हूँ, कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, देयर इज नो कंपेरिजन। बस हम देख रहे हैं कि सेम एरिया में किस किसने वर्क किया है, ठीक है। वर्क को भी कंपेयर नहीं कर रहे, जस्ट हम एरिया कंपेयर कर रहे हैं। चलिए, तो आगे इनके अदर कॉन्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लेते हैं। क्या क्या है, इनकी बुक्स वगैरह भी हमें देखनी होगी। सबसे पहले इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज पर वर्क किया है, इनफाइनाइट सीरीज पर इन्होंने वर्क करा है। उसके बाद सबसे फेमस है इनकी पाई। अच्छा, इनफाइनाइट सीरीज किस किस की है? पाई की, साइन की, कोस की, है ना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रहते हैं हमारे रेशियोज, उन सबके इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज पर वर्क किया है, पाई की। और साथ ही साथ इन्होंने इंटीग्रेशन मेथड, है ना, समाकलन की इन्होंने अवधारणा भी दी है, मतलब इंटीग्रेशन का एक इंट्यूशन दिया है इन्होंने, अवधारणाएं दी है बहुत सारी, इन्होंने लाइफ टाइम उस पर वर्क किया है। उसके बाद अब इनके जो मेन है, इनके दो स्टूडेंट्स थे, दो इनके शिष्य थे, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलरली माधवन ने, या माधव कहें हम, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, क्योंकि इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी है। जैसे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी लिखी है, बोधायन ने शून्यसूत्र लिखी है, तो इन्होंने अपने काल में अपनी वर्क पर कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन इनके वर्क को बुक में लिखा है इनके दो स्टूडेंट्स ने, जो बहुत फेमस है ना। अब इनके स्टूडेंट्स की फेमस बुक्स हैं जो पूरे इनके वर्क पर बेस्ड है, तो वो बुक एक्चुअली इन्हीं का वर्क है। तो इनके जो स्टूडेंट्स है वो दो स्टूडेंट हैं, नीलकंठ सोमयाजी और ज्येष्ठ देव, है ना, ये इनके दो स्टूडेंट हैं। नीलकंठ नाम लिखूंगी मैं, ऑब्वियसली लिखना जरूरी है। नीलकंठ सोमयाजी, स्पेलिंग अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब स्पेलिंग बनती है। और ज्येष्ठ देव, ज्येष्ठ देव परमेश्वर, ये इनके स्टूडेंट्स हैं। अब इन्होंने लिखी है बुक, है ना। बुक, ये कौन है? स्टूडेंट्स हैं, शिष्य हैं, क्योंकि इनके वर्क को इनके स्टूडेंट ने बुक में लिखा है। इन्होंने पर्टिकुलरली माधवन ने कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन है तो इन्हीं का वर्क, तो वो इन्हीं की बुक कही जाएगी। बिल्कुल आ सकता है ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि माधवन ने जो लिखे थे वो हमें नहीं मिल पाए हैं। तो ज्येष्ठ देव ने लिखी है युक्ति भाषा। क्या है? युक्ति भाषा, युक्ति भाषा। अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आएगी तो कुछ और लिखा जाएगा, बस इसकी स्पेलिंग बना दी जाएगी, युक्ति भाषा, इस तरीके से, है ना। ज्येष्ठ देव ने लिखी है। उसके बाद नीलकंठ सोमयाजी ने जो लिखी है वो है कर्ण पद्धति। क्या लिखी है इन्होंने? कर्ण पद्धति, ये इन्होंने लिखी है। बुक के नाम याद रखना जरूरी है आपको। कर्ण पद्धति इन्होंने लिखी है। उसके बाद युक्ति भाषा जो है, इसको सर्कल बना लीजिए आप, बिल्कुल सर्कल बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैं आपको बताने जा रही हूँ। युक्ति भाषा को कहा जाता है फर्स्ट बुक ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस। क्या कहा जाता है? फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस भी कहा जाता है इसको, क्योंकि कैलकुलस में इन्होंने वर्क किया है। फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस कहा जाता है इसे, याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और लिखी किसने है तो माधवन का ही वर्क, लेकिन लिखी किसने है? ज्येष्ठ देव ने लिखी है, ठीक है। और पाई की जो इनफाइनाइट सीरीज दी है वो आपको याद रखना है, ये इनका की कंट्रीब्यूशन है। पाई की इनफाइनाइट सीरीज जो दी है माधवन का, और एक और है हमारा केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। ये सारा आपको याद रखना है, यही कीवर्ड्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद जो माधवन ने पाई की जो एक सीरीज लिखी थी, इसे फिर से लेबनीज ने क्या करा था? खोजा था, वापस से लेबनीज ने खोजा था, तो इसे माधव लेबनीज सीरीज भी कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा, माधव लेबनीज सीरीज। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने ऑब्वियसली किया है। वर्क क्या है, काफी लॉन्ग टाइम पहले हुआ था, इसलिए वो ट्रेसेस नहीं थे उसके, तो फिर से उन्होंने लेबनीज ने खोजा है, और इसे माधव लेबनीज सीरीज भी कहा जाता है।
आगे क्या वर्क है, इन्होंने कैलकुलस के अलावा भी कुछ और किया है। तो इन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज भी दी है, जैसे साइन इनवर्स, ऑब्वियसली बात है कैलकुलस में काम करा है, कोस इनवर्स, इन सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज भी दी है। उसके बाद जो आगे चलकर क्या बनी है, जो आगे चलकर हमारे टेलर सीरीज का बेस बनी है, उस पर इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, एरर, जो हमारा एरर शब्द होता है जिसको न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज करते हैं हम, एरर करेक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है शेष पद, है ना, हिंदी में आ सकता है क्योंकि इन्होंने तो हिंदी में ही वर्डिंग दी होगी। इसका इन्होंने सबसे पहले बताया था इन्होंने कि कहां पर सीरीज को स्टॉप करना चाहिए, है ना, जहां पर हमारी एरर करेक्शन होती है वहीं पर हम सीरीज को स्टॉप कर देते हैं, तो श्रेणी कहाँ रुकनी चाहिए, सीरीज को कहाँ स्टॉप करना चाहिए, उस ये टर्म इन्होंने दी थी कि हमें सीरीज को जहां स्टॉप करना है उसे हम शेष पद या एरर करेक्शन कहेंगे। ये वर्ड इन्होंने दिया जो आगे चलकर हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस का बेस बना, है ना, जो हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस की नींव बनी, उसकी बेस बनी है। ये है इनका वर्क। कैलकुलस में इन्होंने कैलकुलस शब्द नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने काम तो सारा कैलकुलस में ही करा था। शब्द तो बाद में हमने दिए, ब्रांचेस हमने दे दी, अलजेब्रा अलग, ट्रिग्नोमेट्री अलग, कैलकुलस अलग, एडवांस कैलकुलस, मॉडर्न अलग, एब्स्ट्रैक्ट अलग, कॉम्प्लेक्स अलग, सारा लीनियर रियल हमने कर दिया वो तो। लेकिन इन्होंने इन्होंने डिफरेंशिएशन यानी जो डी बाई डी एक्स होता है हमारा, इस पर भी इन्होंने वर्क किया है डिफरेंशिएशन पे, और इसको इन्होंने कहा है परिवर्तन की दर, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ चेंज, कहते हैं ना हम, डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज। तो ये वर्डिंग इन्होंने यूज करी थी डिफरेंशिएशन के लिए, वर्ड अलग थे बाकी वर्क तो सेम था, तो रेट ऑफ चेंज इन्होंने यूज करा था। उसके बाद इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत वर्क किया है। ऑब्वियसली बात है, पहले के जितने भी मैथमेटिशियंस थे लगभग सारे ही एस्ट्रोनॉमी में वर्क किया था, चाहे वो भास्कराचार्य हो, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो माधवन हो, चाहे बोधायन हो, चाहे ब्रह्मगुप्त हो, वराहमिहिर हो, सभी मैथमेटिशियन ने लगभग एस्ट्रोनॉमी में वर्क किया है, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स अल्टीमेटली एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाती है। और पहले के टाइम पे जितना भी पढ़ा जाता था सभी का प्रैक्टिकल यूज साथ साथ किया जाता था, साथ से सिखाया जाता था उनको। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने वर्क किया है, खगोल शास्त्र जिसे हम कहते हैं, और उसमें क्या वर्क किया है इन्होंने, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेबल्स होती है हमारी ग्रहों की गति, जैसे ग्रहण, ग्रहण का नाम सुना है ना आपने, ग्रहण, ग्रहण के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल टेबल्स बनती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल उन टेबल्स को भी इन्होंने डेवलप किया है, उन पर भी वर्क किया है इन्होंने। अब ये की पॉइंट है तो आपको याद रखना जरूरी है, मतलब कुल मिला के मैथ्स और खगोल दोनों को साथ में मिलकर इन्होंने काम किया है। ओके, तो ये है संगम ग्राम के माधवन। फटाफट से एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या कीवर्ड्स जो आपको इनके याद करने हैं। सबसे पहले तो यहीं पर लिखा हुआ है, इन्हें कहा जाता है गोदाविद मास्टर ऑफ स्फेरिकल भी कहा जाता है। इन्होंने स्फेरिक्स पर बहुत काम किया है। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के ये संस्थापक कहे जाते हैं, मिडाइवल पीरियड के हैं। और उसके बाद पाई की इनफाइनाइट सीरीज है ना, न्यूटन और लेबनिज ने फिर इनके काम को आगे बढ़ाया है। न्यूटन लेबनिज से लगभग 300 साल पहले लगभग लिखा है, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में भी नहीं गई थी, लगभग लिखा है। ठीक है, और इन्होंने जो वर्क किया है उसको हम लिखित नहीं देख पाए हैं, इन्होंने शायद कोई बुक नहीं लिखी है, ट्रेसेस हमको, प्रमाण हमको नहीं मिले हैं। पर इनके जो स्टूडेंट्स हैं नीलकंठ, सोमयाजी और ज्येष्ठदेव, उन्होंने बुक लिखी है कर्ण पद्धति युक्ति भाषा, और युक्ति भाषा को फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। ये इतना सब है ना, ये इतना सब इनका वर्क है। चलिए, और भी मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। अगले जो है हमारे मैथमेटिशियन वो है भास्कराचार्य द्वितीय, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य सेकंड लिखा हुआ है, द्वितीय, सेकंड को हम क्या कहते हैं, द्वितीय भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है, उन्हें कहा जाता है। अब इनका मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आप वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इनका टाइम पीरियड पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड भी मिडाइवल पीरियड है। कौन सा पीरियड है, मिडाइवल, मध्यकालीन, है ना, मध्यकाल या फिर मध्यकालीन कहूं, इंग्लिश में कहा जाता है मिडाइवल पीरियड। ठीक है, मिडाइवल पीरियड है, मतलब लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेट है 1114 ईस्वी लगभग। ठीक है, लगभग लिखा है हर जगह।
अब इन्हें भास्कराचार्य द्वितीय कहा जाता है या फिर भास्कराचार्य ज्योति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय या फिर भास्कराचार्य ज्योति। मेन भास्कराचार्य प्रथम अलग है, इन्हें भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य ज्योति भी कहा जाता है। नाम याद रखेंगे आप, ज्योति। ओके। मिडाइवल पीरियड के हैं ये, कर्नाटक महाराष्ट्र के लगभग इनका एरिया रहा है, वर्किंग एरिया। वेट अ मिनट। चलिए, तो अब इन्हें ये लगभग कब हुए थे? ये न्यूटन और लेबनिज से, है ना, इनको कंपेयर कर लेते हैं न्यूटन एंड लेबनिज से। लगभग ये 500 ईयर्स एगो, 500 वर्ष पूर्व रहे हैं इनका वर्किंग। अब इन्होंने क्या क्या करा है? सबसे पहले 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ हैं। इन्होंने एलजेब्रा, अर्थमेटिक, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस सब पे काम करा है, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। किस किस पे करा है? एलजेब्रा यानी कि अंक गणित, सॉरी बीज गणित, अंक गणित यानी अरिथमेटिक, अरिथमेटिक यानी अंक गणित। उसके बाद जियोमेट्री यानी ज्यामिति, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री पर भी इन्होंने काम करा है। उसके बाद कैलकुलस यानी कलन, कैलकुलस की स्पेलिंग नहीं आ रही है मुझे, CAL, कैलकुलस है ना, कैलकुलस यानी कलन। सब पर इन्होंने वर्क किया है। इन्हें क्या, इनका ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोलॉजी और मैथ्स दोनों में ही इनका वर्क है। तो अब इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखी है सिद्धांत शिरोमणि। क्या लिखी है? सिद्धांत शिरोमणि, ये इनकी बुक है, सिद्धांत शिरोमणि, है ना। अब ये इनका महाग्रंथ है। अब इसके 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट है इसके? 4 पार्ट। सिद्धांत शिरोमणि के 4 पार्ट हैं। क्या क्या पार्ट है? एक है लीलावती, दूसरा है बीज गणित, बीज गणित, तीसरा है ग्रह गणित और चौथा है गोलाध्याय, गोलाध्याय। अब लीलावती जो है ये इनकी डॉटर का नाम है, इनकी डॉटर, ध्यान रखना है आपको, इनकी डॉटर, इनकी पुत्री के नाम पर इन्होंने लिखा है लीलावती। और इस वाली पार्ट में इन्होंने एलजेब्रा और जियोमेट्री, अंक गणित और जियोमेट्री, सॉरी अरिथमेटिक और जियोमेट्री, है ना, अंक गणित और जियोमेट्री, अरिथमेटिक और जियोमेट्री पर इन्होंने इस वाले में लिखा है। बीज गणित नाम से पता चल रहा है, एलजेब्रा पर इन्होंने इस पार्ट में लिखा है। उसके बाद ग्रह गणित मतलब जो प्लेनेट्स हैं, ग्रह हैं, ग्रहों की गति, है ना, प्लेनेट्स हैं हमारे, ये ज्योतिष शास्त्री भी थे इसलिए। और जो है हमारा गोला अध्याय में इन्होंने लिखा है खगोल शास्त्र, मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स पर इन्होंने काम करा है। और गोला अध्याय मतलब गोले पर भी काम करा है, स्फेरिकल पर भी इन्होंने काम किया है। ये इनके, अब ये जो लीलावती है ये है सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है लीलावती, है ना, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। लीलावती जो है इनकी डॉटर का नाम था। अब इसमें इन्होंने अरिथमेटिक को, है ना, अंक गणित मतलब अरिथमेटिक, और वह कैसे पेडागोजिकल मतलब कैसे शुरुआत से अरिथमेटिक को सिखाया जाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग क्षेत्रफल, इन सब की अलग अलग मेथड्स है। और इन्हें कहानी शैली में लिखा है, मतलब इन्हें एक स्टोरी के तरीके से बताया गया है, जैसे वो अपनी डॉटर से बात कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, ताकि ये पेडागोजी लेवल पर है। ये अरिथमेटिक कैसे है, पेडागोजिकल लेवल पे है, ताकि स्टूडेंट्स को बेसिक मैथमेटिक्स कैसे सिखाई जाए, इस पर इन्होंने वर्क करा है। और एक स्टोरी फॉर्म में है ना, तो एक बिल्कुल कन्वर्सेशन है। उसके बाद बीज गणित हमने बता दी है। बीज गणित में इन्होंने क्या है, एलजेब्रा यानी कि लीनियर इक्वेशन और इन सब पर वर्क करा है। इसमें इन्होंने रोटेशन वो बताए हैं प्लेनेट्स के, पृथ्वी के, और सबसे ज्यादा इन्होंने पृथ्वी के घूर्णन को बताया है कि अर्थ भी रोटेट करती है, ये इन्होंने बताया है, मतलब इन्होंने वर्क किया है इस पर, इस कॉन्सेप्ट पर। इन्होंने बताया था सबसे पहले कि जो है हमारी पृथ्वी गति करती है। उसके बाद इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इन्होंने कैलकुलस की अवधारणा और ये सारा इन्होंने वर्क किया है। तो ये है सिद्धांत शिरोमणि के पार्ट। ओके, चलिए, तो भास्कराचार्य के ऊपर भी हमने पढ़ लिया है।
तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये हमारा थ्योरी सेशन हमने करा है। आज कुछ मैथमेटिशियंस करे हैं, अगले लेसन में हम बचे हुए मैथमेटिशियंस करेंगे। हमारे बहुत सारे वराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, श्रीधर आचार्य पढ़ने हैं, रामानुजन पढ़ने हैं, और भी बहुत से हमें भारती कृष्ण तीर्थ पढ़ने हैं, हमें वराहमिहिर पढ़ने हैं, सभी हम पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक एपी का कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि कब से स्टार्ट हो चुका है, तो आप कर लीजिए। इन कांटेक्ट नंबर पर आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स की फीस जो है 3999 है, और हमारा कंप्लीट सिलेबस, थ्योरी सिलेबस पूरा हो चुका है। प्रैक्टिस में हमने पांच से 6 यूनिट हमने कंप्लीट कर दी है टॉपिक वाइज करने के बाद हम करेंगे कंप्लीट सिलेबस की पूरी यूनिट वाइज प्रैक्टिस, और उसको करने के बाद एज पर अगर स्टूडेंट्स की डिमांड रहेगी तो हम रिवीजन सेशंस भी लाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डू ज्वाइन एंड थैंक यू।